हेलो दोस्तों, कैरियर पॉइंट आपका स्वागत करता है, आपके सपोर्ट के लिए वेलकम करता है। तो आज सीटीपी के क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 10 जनवरी 2022 में ये सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 15 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आगामी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। ऑप्शन 2, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। ऑप्शन 3, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। और ऑप्शन 4, विकास की गति व्यक्तिगत होती है। तो जो सही नहीं है ऑप्शन 2, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, ऐसा नहीं होता है। विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। एक बच्चे में जो विकास होता है वो आनुवंशिकता से होता है और वातावरण से होता है। तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के द्वारा ही व्यक्ति में विकास होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? क्वेश्चन नंबर 2, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? ऑप्शन 1, जन्म पूर्व अवस्था। ऑप्शन 2, प्रासंगिक बाल्यावस्था। ऑप्शन 3, किशोरावस्था। ऑप्शन 4, वयस्क अवस्था। तो जो इसका आंसर है वो आंसर 2 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। जो भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा संवेदनशील चरण संवेदनशील है, यानी भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो चरण है वो संवेदनशील है। डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक कारक है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 फिर सुने, डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक है। ऑप्शन 1, परिवार और आस पड़ोस। ऑप्शन नंबर 2, धर्म अभिभावक। ऑप्शन 3, स्कूल धर्म। ऑप्शन 4, परिवार स्कूल। तो इसका 3 होगा, स्कूल और धर्म। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? ऑप्शन 1, सांवेदिक पेशी अवस्था। ऑप्शन 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ऑप्शन 4, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो आंसर होगा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे संरक्षण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन का प्रारंभ भी करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन 1, वर्गीकरण के मौके देना। ऑप्शन 2, ऐसी समस्या देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। ऑप्शन 3, क्रमित करने के कार्य देना। और ऑप्शन 4, मूर्त संसाधन देना। तो ऑप्शन 2 इसका सही होगा, ऐसी समस्या देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। क्वेश्चन नंबर 6, 4 से 5 की उम्र के बच्चे को अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह वाक्य डैश है। फर्स्ट ऑप्शन 1, उनकी आत्म केंद्रितता को दर्शाता है। ऑप्शन 2, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। ऑप्शन
3 उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है और ऑप्शन 4 उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद देता है। बिल्कुल यही आंसर होगा ऑप्शन 4। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे वह वाक उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं देखा जा सकता? ऑप्शन 1 लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन 2 जीन पियाजे, ऑप्शन 3 B.F. स्किनर, ऑप्शन 4 लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट सही है, लेव वाइगोत्स्की। बिल्कुल लेव वाइगोत्स्की ने कहा है बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या करना सही है क्या नहीं? ऑप्शन 1 आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, ऑप्शन 2 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन 3 अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास और ऑप्शन 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? ऑप्शन 1 मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य एवं संवेदनशीलता, ऑप्शन 2 ध्वनि एवं ताल के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन 3 स्थान के पैटर्न को पहचानने और उनमें फेरबदल करने की क्षमता और ऑप्शन 4 समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषित करने एवं मसलों को वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। 1 मिनट रुक जाइए, इस क्वेश्चन को फिर से बताते हैं। इसका ऑप्शन ये निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? तो क्वेश्चन फर्स्ट मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य एवं संवेदनशीलता, ऑप्शन 2 ध्वनि एवं ताल के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन 3 स्थान के पैटर्न को पहचानने और में फेरबदल करने की क्षमता और ऑप्शन 4 समस्याओं के तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषित करने एवं मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम बिल्कुल आसान है। सीटेट का क्वेश्चन और सीटेट पास करना बिल्कुल ही एक आसान है। आप अगर निश्चित रूप से इस जो बचे हुए समय है 40-45 इन समय में अगर सही रणनीति के साथ और सार्थक प्रयास करते हैं तो निस्संदेह आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम डैश। ऑप्शन 1 अंतःक्रिया एवं संवाद द्वारा होता है, ऑप्शन 2 शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, ऑप्शन 3 निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है और ऑप्शन 4 केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी हो एवं शिक्षकों की ओर से कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये जो है
ये प्रगतिशील कक्षा में यानी प्रगति से प्रोग्रेसिव क्लास में जो अधिगम होता है वह अंतःक्रिया और संवाद के द्वारा होता है, यानी इंटरैक्शन और संवाद के माध्यम से प्रगतिशील कक्षा में अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कथन। गणित के शिक्षक को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। ये कथन बिल्कुल गलत है। और तर्क, लड़कियों में गणित को समझाने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती है, तो ये भी तर्क बिल्कुल गलत है, इसलिए इसको देखना नहीं। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया ए और आर दोनों गलत हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पर। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो भाषा के संदर्भ में ऑप्शन 1 बहुभाषिता, ऑप्शन 2 एक भाषावाद, ऑप्शन 3 पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, और ऑप्शन 4 पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। तो इसका जो आंसर है बहुभाषिता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सभी जगह की अगर एक भाषा हो जाए तो शिक्षा बिल्कुल कठिन हो जाएगा। क्योंकि अगर देखें दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, कन्नड़ और पूर्वी भारत में उड़िया, बांग्ला, अन्य सारी भाषाओं को बोले जाती है, तो एक भाषा से काम नहीं, बहुभाषिता को वरीयता दिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2, बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, यह भी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन 3, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना, बिल्कुल नहीं होगा। यह शर्मिंदा करना, डर पैदा करना, एक दूसरे से तुलना करना, बिल्कुल नहीं होगा। 3 ऑप्शन कट चुका है। अब 4th देखें, अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना, यह बिल्कुल सही है कि मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वह अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा? ऑप्शन 1, सौर प्रणाली का आरेख बनाओ। ऑप्शन 2, 328 को 984 से गुना करो। और ऑप्शन 3, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। और ऑप्शन 4, शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें, यह बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को डैश। ऑप्शन 1, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव की उपेक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर 2, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन 3, अधिगमकर्ताओं का आकलन हेतु एक समान तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, यह भी गलत है। और ऑप्शन 4, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए। मानकीकृत पाठ्यचर्या, एक समान पाठ्यचर्या, ये नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, बिल्कुल ही सही है। तो दोस्तों ये CDP के 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 जनवरी 2022 को सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है और निश्चित आगामी परीक्षा के लिए भी बहुत लाभकारी है और एक आपका कंसेप्ट को निर्माण करने में भी आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों आप इस चैनल से जुड़े रहें और अपना सुझाव दें, कमेंट करें
और आप अगर लिखित सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी लिखें। थैंक यू।